हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक जो है हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। हम सेल के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, सेल थियरी के बारे में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, और अभी लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को कवर किया है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक सेल को आउटर एनवायरनमेंट और उसके इनर एनवायरनमेंट के बीच में एक बाउंड्री बनाती है, और सेल वॉल जो होती है वो उसकी सुरक्षा करती है, वो उसको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिससे वो बाकी सारी चीज़ें जो चेंजेस होते हैं, जो एडेप्टेशंस होती हैं, जो भी एडवर्स सिचुएशंस होती हैं, उनसे लड़ने में मदद करती है। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा लास्ट लेक्चर, तो आप जाकर के हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड्स पर देख सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू टॉपिक्स के साथ। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर हो चुकी है एंड सेल वॉल कवर हो चुकी है। अब हमारी बारी है नेक्स्ट न्यूक्लियस की। ठीक है, ऑलराइट, देखिए हम एक तरीके से कह सकते हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्रेन होता है जो कि हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होगी, कौन सी रिएक्शन बॉडी में किस तरीके की होगी, एंड हमारा जो ब्लड होता है, जो उसमें डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर पूरी हमारी जो है पूरी कह सकते हैं कि हमारी पूरी जीवन की हिस्ट्री उसमें होती है कि हमारी बॉडी की कौन सी सेल, कौन से पार्ट में क्या केमिकल होगा, क्या किस जगह पर क्या केमिकल रिएक्शन होगी। तो वही सारी चीज़ें जो होती हैं एक सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होती हैं। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी, या अब सही है। हाँ, तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि न्यूक्लियस कुछ और नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर एक, हम कह सकते हैं कि एक सेल को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, सो हम सबसे पहले तो यही चीज़ लिखेंगे दैट इट इज़ द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। द रिपोजिटरी का मतलब होता है कि यहीं पर जो है सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, रिपोर्ट होती है। ठीक है, सो द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड as the cells control center, as the cells control center। ठीक है, तो यानी कि सेल में कौन सी रिएक्शंस किस तरीके से होंगी वो सारा कुछ जो है यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियस के थ्रू, और न्यूक्लियस में ही जो है सारी की सारी यहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी रिस्टोर हो रही होती है। ओके, न्यूक्लियस जो होता है, अब देखो न्यूक्लियस जो है यहाँ पर सारा कुछ, देखो एज ए एग्जाम्पल हम समझते हैं कि एक कोई किंगडम है। ठीक है, उसका एक किंग है जो कि पूरा सब कुछ जो है कंट्रोल कर रहा है कि हमारे पूरे साम्राज्य में कहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है कि हम उस किंग को काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी में रखते हैं, है ना। जैसे अभी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, राइट। सो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो सेल की पूरी जो है चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी भी सिक्योरिटी होती है। और न्यूक्लियस जो होता है वो यहाँ पर एक डबल लेयर्ड कवरिंग से घिरा हुआ होता है, यानी कि इसके चारों तरफ जो है एक डबल लेयर की कवरिंग होती है। सो हम अपना ये पॉइंट भी लिखते हैं दैट न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग। ठीक है, डबल लेयर्ड कवरिंग। ओके,
सो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक डबल लेयर की कवरिंग होती है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो डबल लेयर की कवरिंग होती है इसको हमने एक नाम दिया है। हमने क्या, साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं। अब देखो ये जो कवरिंग है ये हमारे न्यूक्लियस के अराउंड है, क्योंकि हम इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे कि हमें उनको याद करने में आसानी रहे, है ना। सो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कवरिंग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर कर रही है। ओके, सो वी विल कॉल इट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑलराइट। सो इट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अब भाई न्यूक्लियस जो है यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल ज़रूर कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस को भी तो अपना खाना पानी कुछ ना कुछ तो चाहिए होता होगा ना, क्योंकि उसे भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए है ना। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इस एनर्जी के इनटेक अपटेक की वजह से चीज़ें जो हैं न्यूक्लियस से अंदर भी जाती होंगी और बाहर भी जाती होंगी, है ना। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर सब्सटेंसेस का अलाउ करती है, सब्सटेंसेस को अलाउ करती है उनके ट्रांसफ़र को, कि वो इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस आए जाएं। ओके, तो इस ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं। उन छेदों पर जो होते हैं कुछ गेट्स लगे होते हैं, गेट्स टाइप के, जो कि यहाँ पर इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा और कौन सा सब्सटेंस अंदर नहीं जाएगा। ओके, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, which allow the transfer of materials। अब मटीरियल्स का ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम इनसाइड टू इट्स आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड। वन सेकेंड, हम इसको अलग अलग ना लिख करके एक ही में लिख देते हैं, दैट ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल्स इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। अब जो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैं आपको इस तरीके से डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लो ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये बाहर क्या है, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब ये न्यूक्लियस है, अगर इससे कोई भी चीज़ बाहर जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटसाइड क्या होगा, साइटोप्लाज्म, है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटसाइड रीजन होगा वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। सो आउटसाइड रीजन इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म, ऑलराइट, या। सो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बात करी थी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, कि न्यूक्लियस जो होता है इसमें सारी की सारी जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ना। सो ये किस तरीके से स्टोर होती है, मतलब कोई बॉक्स टाइप का होता है, कैसे स्टोर होती है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखने के लिए जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, अपने पॉइंट्स लिखते चलते हैं, जिससे हमारे अच्छे से नोट्स भी बनते जाएंगे, ठीक है। सो न्यूक्लियस contains क्रोमोसोम्स, ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेव होती है वो यहाँ पर क्रोमोसोम्स में होती है। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये दिखने में जब ये देखे जाते हैं तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है, वन सेकेंड मैं इसको साइड में कर देती हूँ।
ओके या सो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 1 सेकेंड या chromosomes are visible as rod-shaped structures, ठीक है। तो ये जो होते हैं रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स के रूप में विजिबल होते हैं। अब मैंने यहाँ पर बोला आपको कि ये विजिबल होते हैं, है ना। तो ये विजिबल कब हो, क्या ये हर वक्त जो है विजिबल रहते हैं? जैसे आप किसी भी टाइम पे अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के लिए एक टाइम पीरियड होता है जब वो विजिबल होते हैं, ठीक है। ये टाइम पीरियड होता है जब हमारी सेल डिवाइड कर रही होती है, तब यहाँ पर क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। और इसके डिवीज़न के टाइम पर भी एक फेज़ होती है मेटाफेज़, जिसमें ये इतने क्लियरली विजिबल होते हैं कि वहाँ पर इसके बारे में स्टडी करना सबसे ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। सो these are visible only when the cell is about to divide, जब वो डिवाइड करेगी, ठीक है, तभी यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यही वो चीज़ होती है जिसमें इनहेरिटेंस को लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हम कह सकते हैं कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की पेन ड्राइव होते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी में सेव होती है, ठीक है। अब इनमें जो है क्या होता है, ऐसा जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें डीएनएज पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है उसी के अंदर, मतलब देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए, और उस डीएनए वही मेन पार्ट है। डीएनए में ही जो है सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है कि किस टाइप के कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पर क्रोमोसोम कर रहा होता है। तो इस चीज़ को हम पॉइंट अपना लिखते हैं, ओके। So chromosomes contains information for the inheritance of characters, in the form of DNA, ठीक है। क्रोमोसोम्स में जो है इंफॉर्मेशन डीएनए में सेव होती है। अब ये कौन सी इंफॉर्मेशन, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं, यही जो है इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स की यहाँ पर सेव होती है, ठीक है। सो ये जो मामला है यहाँ पर ये डीएनए तक पहुँचा है हमारा, है ना। सो न्यूक्लियस से हम अंदर जाते जाते हम डीएनए तक आ गए। अब डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट डीएनए, ओके। सो डीएनए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है इसकी फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, 1 सेकेंड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अबे यार, या अब सही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो डीएनए होता है इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो और कुछ नहीं, एक न्यूक्लिक एसिड होता है। वहीं जब हम आरएनए की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ये डीऑक्सी हटा देना है, बस राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा हमारा आरएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो गई? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही जो है मेन कंपोनेंट है जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी होती है किसी भी सेल के ऑर्गेनाइजेशन और उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, कि सेल जो है वो क्या काम करेगी, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगी, उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, उसके फंक्शंस क्या रहेंगे, उसके कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, सब कुछ यहाँ पर ये छोटा सा डीएनए कर रहा होता है। ठीक है। सो क्या होता है डीएनए में? इट कंटेन्स the information necessary for the construction मतलब निर्माण होना किसी चीज़ का बनना। ठीक है। फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ठीक है, कि सेल का जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसे होगा और उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा। तो ये हो गई डीएनए। हम कह सकते हैं कि जो अब देखो एक बात बताओ, हमने क्या देखा, अब डीएनए जो होता है, डीएनए में भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जो कि अलग अलग सेगमेंट्स एक एक कैरेक्टर के लिए यहाँ पर काम करते हैं। जैसे अगर हम देख लें तो डीएनए जो है, नहीं हम कह सकते कि एक सेल के अंदर का जो डीएनए है वो पूरा एक ही कैरेक्टर के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारी हर एक बॉडी, हर एक सेल कई सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिफाइन कर रही होती है ना। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि डीएनए जो होता है उसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो डीएनए होता है इसके भी अपने सेगमेंट्स होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं, यानी कि उनको हम डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट बोलते हैं, जिनका नाम होता है जीन्स। सुना होगा आपने। ओके। सो डीएनए का फंक्शनल segment is called genes। ठीक है, जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम जीन्स बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारा डीएनए। तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस से हम अंदर कूदते कूदते हम कहाँ पहुँच गए? डीएनए के पास। ठीक है, डीएनए भी हमने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि जब सेल डिवाइड कर रही होती है तब हमें दिखाई देता है कि डीएनए जो है वो यहाँ पर क्रोमोसोम्स के में है, हमें दिखाई दिया है ना। बट यहाँ पर एक ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जब यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं कर रही है तब क्या होता है? जब सेल यहाँ पर डिवाइड नहीं कर रही है तो यहाँ पर जो डीएनए होता है वो एक पार्ट बन के रहता है क्रोमेटिन मटेरियल का। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल का एक पार्ट बन के रहता है। तो इन अ सेल which is not dividing, ठीक है, जो डिवाइड नहीं कर रही है उसमें क्या है कि जो डीएनए है, the DNA is present as a part of chromatin material। ठीक है, तो डीएनए जो है वो यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल का एक पार्ट बन जाता है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, ये हमें विजिबल होता है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये हमें विजिबल होता है। कैसे विजिबल होता है कि ये हमें छोटे छोटे जो धागे नुमा स्ट्रक्चर के रूप में ये हमें
दिखाई देते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स। ओके, सो क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटैंगल्ड। इंटैंगल्ड का क्या मतलब हुआ कि बिखरे हुए, मतलब उलझे हुए, ठीक है। इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स के रूप में जो है हमें ये क्रोमेटिन मटेरियल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो, हमने यहाँ पर क्रोमोसोम्स की बात करी थी, है ना, क्रोमोसोम्स की बात करी थी। फिर हम यहाँ पर ऐसी सेल्स में आ गए जो कि डिवाइड नहीं कर रही हैं, तो उनमें जो डीएनए है वो क्रोमेटिन मटेरियल्स में है। अब यही सेल्स जब डिवाइड करने को तैयार हो जाती हैं, जब डिवाइड करने के बारे में होती हैं, ठीक है, तब क्या होता है, यही क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो एक दूसरे को, जो यहाँ पर इंटैंगल्ड था, वो एक दूसरे को ऑर्गेनाइज कर लेता है क्रोमोसोम्स के रूप में, ठीक है। तभी तो आप नाम, इसके नेम से ही आप जो है यहाँ पर गेस कर सकते हैं, क्रोमोसोम्स, उसका नाम है क्रोमोसोम्स और इसका नाम है क्रोमेटिन मटेरियल, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं का मटेरियल है ये क्रोमेटिन मटेरियल। ओके, सो व्हेन द सेल is about to divide, यानी कि जब सेल जो है वो डिवाइड करने वाली है, तब क्या होता है, द क्रोमेटिन मटेरियल gets organized into क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यही क्रोमेटिन मटेरियल जो है फर्दर क्रोमोसोम्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और पॉइंट भी जानना ज़रूरी है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर सेल का ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर करता है, ठीक है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करता है, बट एक और जो है इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि है सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो सेल्स का रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो न्यूक्लियस प्लेज a central role in cellular reproduction, ठीक है। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या है, सेलुलर रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि पहले वो एक सेल थी, वो डिवाइड करके दो बन जाती है। अब चूंकि सेल की जितनी भी मैकेनिज्म है, जितना भी जो कुछ भी है इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ न्यूक्लियस में है, दैट इज वाई न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल हियर। ओके, so what is a cellular reproduction? It is a process by which a single cell divides and forms two new cells. ओके, सो ये जो है सेलुलर रिप्रोडक्शन है। अब यहीं पर जो है हम अपना जो न्यूक्लियस का नेक्स्ट रोल है वो भी लिख लेते हैं। क्या हमने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर डिटरमाइन करता है कि एक सेल किस तरीके से डेवलप करेगी, उसकी क्या चीज़ें, मतलब किस तरीके की उसकी केमिकल रिएक्शंस होंगी, किस तरीके की उसकी केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी। ओके, सो इट also determines the way the cell will develop. ओके, तो किस तरीके से जो है यहाँ पर सेल डेवलप करेगी, और ये कैसे करेगा, ये न्यूक्लियस कैसे करेगा, बाय डायरेक्टिंग the chemical activities
द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेल्स के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी उनको जो है ये यहाँ पर कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट करेगा। अब देखो, हमने यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है ना, कि ये क्या क्या फंक्शंस करता है और इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है। बट अब यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है कि हमें यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में भी तो पढ़ना है ना। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इन सम ऑर्गेनिजम्स, इन सम ऑर्गेनिजम्स। अब ये ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में क्या होता है, अब देखो बैक्टीरिया हमारी किस में आती है, प्रोकैरियोट्स में आती है ना। सो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होती है, यानी कि इसमें जो हमारा न्यूक्लियर रीजन है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, इतना ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड नहीं होगा। डिफाइंड का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो हमने बात करी थी वो इसमें पुअरली डेवलप होती है, यानी कि कहाँ तक सेल में न्यूक्लियस है और कहाँ से उसकी समाप्ति हो रही है, ये आप इस मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। सो इन बैक्टीरियाज द न्यूक्लियर रीजन can be poorly defined, यानी कि ये अच्छे से डिफाइंड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा न्यूक्लियर रीजन, अभी मैंने आपको बताया, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ड्यू टू absence of nuclear membrane, ओके, ड्यू टू absence of nuclear membrane। इनमें जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और अगर होगी भी किसी में तो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती है। ठीक है, अब ऐसा न्यूक्लियस जो कि अनडिफाइंड हो, जिसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब जो फैला हुआ है, उसने अपना रायता पूरे सेल में फैला रखा है, उसको हमने एक अलग नाम दिया है कि भाई तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारा नाम तो एक अलग होना ही चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम दिया है हमने, न्यूक्लियोइड। सच अ अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, such a undefined nuclear region is called न्यूक्लियोइड। ठीक है, ऐसा न्यूक्लियर रीजन जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में जो है थोड़ा सा अंतर आप याद कर लें। न्यूक्लियोइड जो होता है वो यहाँ पर किस में होता है, जो पुअरली नहीं बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें। ठीक है, बट ये जो न्यूक्लियोइड होता है इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स ही होते हैं। अब भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स हैं और उसमें से भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें है नहीं, तो उसमें बचा क्या, इट कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, सो न्यूक्लियोइड ये होता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियोइड होता है उनको हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट्स। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। अब जब हमने प्रोकैरियोट्स की बात यहाँ पर छेड़ी ही है तो थोड़ा हम और जान लेते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें सिर्फ यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट नहीं होती। ठीक है, इनमें बहुत से ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं, और वही ऑर्गेनल्स यहाँ पर यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं।
इसीलिए तो हम यूकैरियोटिक सेल्स को ज़्यादा डेवलप मानते हैं. ओके, सो प्रोकैरियोट्स also lack most of the other साइटोप्लाज्मिक मतलब जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स और वही जो है यहाँ पर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब इनमें से जो भी ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनका काम जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, जो पोरली डेवलप्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, वही चलाते हैं. और क्या है ना. तो ये जो होता है, ये हाल होता है बेचारे प्रोकैरियोटिक सेल्स का, जो ये काम अपना चला लेते हैं. ठीक है, बट हाँ कुछ चीज़ों में जो है ये यहाँ पर लकी भी होते हैं. ठीक है, अब देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक है. ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. अब इसमें क्या होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक है ना, ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होने की वजह से इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो इसका एसोसिएटेड होता है मेम्ब्रेनस वेसिकल से. यानी कि जो मेम्ब्रेन में वेसिकल्स बने होते हैं छोटे छोटे, उनसे ये एसोसिएटेड होता है, ना कि प्लास्टिड से. जो कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं एंड वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स. मेम्ब्रेनस वेसिकल्स का मतलब है कि ये मेम्ब्रेन से जुड़ी वेसिकल्स हैं और इनकी स्ट्रक्चर बैग लाइक होती है. बैग लाइक छोटे छोटे बैग्स बने होते हैं. ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सो क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स बट नॉट विद प्लास्टिड्स. ठीक है, क्योंकि ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये यूकैरियोट्स में होते हैं, एज इन यूकैरियोट्स. ओके, अब अगर हम यहाँ पर जल्दी से एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो इस तरीके से ये इसकी बॉडी हो जाती है और इसी बॉडी के ऊपर से एक जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आई नो कि मैंने बहुत ही इसको वैसा बना दिया है, रुको सही से बनाते हैं. ये हो गई इसकी बॉडी, इसके ऊपर से ये है आउटर कवरिंग, कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब इसके ऊपर जो है छोटे छोटे ये सीलिया टाइप से होते हैं, है ना, छोटे छोटे जो है इसकी स्ट्रक्चर पर ये सीलियाज होते हैं. ओके, इसमें जो है फ्लैजिला होते हैं जो किसी मूवमेंट कराते हैं, फ्लैजिला होते हैं. ओके, अब इसके अंदर हमने क्या देखा था, फैला हुआ न्यूक्लियस होता है, कि मतलब फैला हुआ है, कोई उसका अता पता नहीं. तो न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोइड है ना. यहाँ पर जो है छोटी छोटी ऐसे दाने टाइप की स्ट्रक्चर्स ही होती हैं. ओके, ऑलराइट, तो ये क्या हो जाते हैं, 1 सेकेंड, या तो ये क्या हो गया यहाँ पर, न्यूक्लियोइड. ठीक है, ये हो जाती है यहाँ पर सेल वॉल जो कि अंदर है. बाहर वाली हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है,
तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर हमारी हो गई है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो ये होती है प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि एक अपनी आराम से सिंपल सीधी सेल होती है, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं होता है। एंड या वन थिंग, ये जो हमने डॉट टाइप की स्ट्रक्चर बनाई थी ये होते हैं राइबोसोम्स। ओके, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ये जो हैं यूजुअली जो है थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होती हैं। अब यहाँ पर जो है हम आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में हम ऑलरेडी जो है जब हमने बाकी ऑर्गेनल्स करे थे तो हम ऑलरेडी उसके बारे में जान चुके हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है सेल में। ठीक है, सो इट इज़ नथिंग बट द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो यहाँ पर फ्लूइड कंटेंट होता है उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, अब यही वो होता है, यही वो जगह होती है, यही वो फ्लूइड होता है जिसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। सो इट कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड, ये वही स्पेशलाइज्ड हैं जो इन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, है ना, जो सेल के अलग अलग जो है मैकेनिज्म्स को देखते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, यही वो ये सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, देखो मैनी स्पेशलाइज्ड हैं, सारे सेल्स जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स उनका अलग अलग काम होता है, यानी कि एक सेल ऑर्गेनल जो है वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन ही करता है। जैसे हमने जब अमीबा के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या जाना था कि एक तरफ अगर डाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पर डाइजेशन होके एक्सक्रीशन बाहर की साइड से होगा, एब्जॉर्प्शन अलग जगह पे होगा, है ना। सो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ईच ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, फॉर द सेल। ठीक है, तो इनके सभी के जो हैं स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, और ये जो सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये उस सेल के अंदर भी मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, मेम्ब्रेन इनको कवर किए हुए होती है। सो इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। अब यही मेम्ब्रेन जो होती है ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, जबकि यूकैरियोट्स में ये मौजूद होती है। मतलब हर एक सेल ऑर्गेनल जो होता है यूकैरियोट्स में अपना अलग अलग बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि हाँ ये टेरिटरी मेरी है, इसमें कोई अंदर नहीं आ सकता। प्रोकैरियोट्स का पूरा रायता फैला होता है इधर उधर। ठीक है, सो दिस इज absent in prokaryotes and present in eukaryotes। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में नहीं मौजूद होती है और यहाँ पर ये यूकैरियोट्स में मौजूद होती है। ठीक है, तो ये जो है साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि ये एक फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारी जो है सेल की एक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो नॉर्मल प्रोसेसेस होती हैं वो सब कुछ यहाँ पर ये मेंटेन करके रखता है, पूरा सेल का फ्लो मेंटेन करके रखता है। जितने भी सेल के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं, और हर एक सेल ऑर्गेनल जो होता है वो एक अपना स्पेसिफिक काम करता है और एक मेम्ब्रेन से ढका रहता है। वही मेम्ब्रेन जो कि
प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है और यूकैरियोट्स में होती है। इन्हीं कुछ चीज़ों में जो है यूकैरियोट्स अपनी कहते हैं कि जीत जाते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्या क्या कवर किया है, न्यूक्लियस के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने पढ़ाई करी है, साइटोप्लाज्म के बारे में काफ़ी अच्छे से हमने जान लिया है। अब बचेंगे जो सेल ऑर्गेनल्स बचेंगे, यानी कि जो सेल के अंदर के बाकी के ऑर्गेनल्स होंगे उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और तब तक के लिए अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देख लिया है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टाटा बाय।